सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया, उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने को तैयार हैं? सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियत का नियंत्रण स्वयं करें। उनका अपनी इच्छा और गतिविधियों की आज़ादी के व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपना स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। ठीक है, लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं तय की जाएं, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं अपने असुरक्षा से मुक्ति करती हैं। सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्ति करती हैं और ऐसा अधिकतम चर्चा ऐसे नियमों की विकसित करने पर केंद्रित रहती है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता के बारे में अधिकतम चर्चा के लिए ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही हैं जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और उनकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकें। ठीक है, इस पर विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। इस अध्याय में कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा कर एक नज़र डालेंगे। जैसे इस अध्याय के अध्ययन के बाद हमें क्या क्या पता चलेगा, इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के लिए महत्व को समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे या समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें कि 20वीं शताब्दी में एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन के अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका में करने वाले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयाँ और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की है। इस अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश के मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने के मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इस प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार के जबरदस्त लागू किया गया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इनकी अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई की जो यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। मतलब ये बताना चाह रहे हैं ना कि नेल्सन मंडेला साहब जो हैं उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी शासन थी ना, गोरे और कालों के बीच में जो शासन थी, उस शासन के बारे में एक बुक लिखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो मतलब 28 साल तक उनको जेल में रखा गया और अपने आदर्श के लिए उनको जेल में रखा गया, उन्हीं सारी बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। कल्पना कीजिए कि यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, यानी कि अपनी पूरी जवानी किसी एक आदर्श के लिए उसको जेल में रख दिया गया, वो होम कर देना।
अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कप कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने और आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रह उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए यदि आप कीजिए कि आप आपने सब यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। अपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है, अपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि जेल में से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला के व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के आदर्श के लिए मंडेला साहब को जो 28 साल तक जेल में रखा गया, उससे क्या हुआ कि उनके जीवन का जो सर्वस्व था ना, सब कुछ छिन गया। एक एकांतवादी उनको कोठरी में बंद कर दिया गया और एक मतलब सोचिए कि जिसके जीवन का बॉक्सिंग उनको पसंद था, उनका करियर भी ख़त्म हो गया। सारी चीज़ें इस तरीके से उन्होंने कीमत चुकाई सिर्फ अपने जीवन के आदर्श के लिए, स्वतंत्रता के आदर्श के लिए। तो उन्हीं बातों का यहाँ पे जिक्र हो। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सांग सू की, मतलब एक महिला है आंग सांग सू की, के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज सुकी को म्यांमार के उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया है। सुकी अपने बच्चों से अलग हैं, यहाँ तक कि उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सुकी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो वापस म्यांमार लाना उनको संभव नहीं होगा। आंग सांग सूकी की अपनी आज़ादी को लेकर देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। आंग सांग सूकी अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। उनकी अपनी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर, ठीक है, उनकी आज़ादी, उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था फ्रीडम फॉर फियर। ठीक है, तो उनकी अपनी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति है। वह कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हम में एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सुकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उनके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ लोगों के मजाक उड़ाने से ही हमें अपना मन और भय में नहीं डरना चाहिए, अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी अगर हम भय का प्रदर्शन करते हैं, आंग सांग सूकी के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। मतलब आंग सांग सूकी अपने जो पुस्तक है ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि भय से मुक्ति, तो भय से मुक्ति में इन्होंने कहा है ना कि जैसे हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं समाज के बारे में कि क्या कहेंगे लोग, कैसा सोचेंगे लोग। तो उन्हीं सारी बातों का जो आंतरिक भय से मुक्ति है ना, आंतरिक कुंठा जो पैदा होती है, कह रहे उन कुंठाओं से लड़के आपको जीतना होगा। ठीक है, तो मतलब जो सिंपली भाषा में अगर कहा जाए, एक शब्दों में अगर कहा जाए, तो अगर एक लाइन में उस बात को व्याख्या करना हो तो सीधी सी बात है, जो हम लोग कहते हैं ना क्या कहेंगे लोग, ठीक है, इस बात को भूल जाएं। इस बात से आपको आगे निकलना पड़ेगा, इन सब बातों को। ये जो कहते हैं ना सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे रोग, ठीक है, क्या सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, कि मतलब इन बातों से हमको आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, आंग सांग सूकी और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों ने स्वतंत्रता के आदर्श की कई शक्ति देख सकते हैं। ठीक है, यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश
फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। मतलब इनकी दो पुस्तकें जो थी ना, इन पुस्तकों को पढ़ करके लोगों के मन की जो कुंठा थी वो खत्म हुई, और यही जो है जो औपनिवेशिकवादी पुर्तगाली उपनिवेशवाद जो चल रहा था, ब्रिटिश फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। जितने लोग इनकी पुस्तकों को पढ़े, उन पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संघर्ष के केंद्र में था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट सा उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके या स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। ठीक है, हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। ठीक है, देखिए सारगर्भित शब्दों में इन्होंने लिखा है, ठीक है, कि स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। मतलब आपके जीवन का जो 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 जरूरी है, रचनात्मक काम करना जरूरी है, जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सके, उसका सर्वांगीण विकास हो। देखिए वही बात ये साफ लिख रहे हैं कि जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें, वही स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थिति का होना जिसमें अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के लिए दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह है जिसमें अपने सदस्यों का न्यूनतम सामाजिक अवरोध के साथ संभावनाओं को विकास के समर्थन बनाएगा। ठीक है, मतलब जो अवरोधों को काट करके निकले और उसको समाज को अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाए। ठीक है, वही कह रहा है कि ये स्वतंत्रता है। फिर आगे बढ़ते हैं, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों से पूर्ण रूप से अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो आपके जीवन में लगेंगे ही लगेंगे, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको नहीं, किसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति और समाज के बीच में बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ सामूहिक समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते की पड़ताल करने की ज़रूरत है। यानी कि हम और समाज में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा समाज से क्या संबंध है, मेरा समाज के प्रति क्या दायित्व है। जब हम सामाजिक होते हैं, आप अपने कमरे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप समाज में उतरते हैं तो आपके रहने का क्या दायरा है, आपके चलने का क्या दायरा है, आपके बोलने का क्या दायरा है। वही बातें कह रहा है कि हमारा और समाज के बीच में जो रिश्ते की पड़ताल है उसको करने की ज़रूरत है। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम दूर करें। समाज में रहना है तो समाज के भी कुछ नियम कानून है, ठीक है, चाहिए,
किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमें यह तय करने के में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, उस सिद्धांत की व्यक्तिगत और सामूहिक तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू हो सकते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि आपकी एक एक गतिविधि समाज में जो हो रही है उसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं। कुछ प्रतिबंधों का होना भी कौन सा प्रतिबंध जरूरी है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है। जैसे आप सिगरेट, कहीं एक कमरे में लोग सिगरेट पी सकते हैं, आपका घर है, आपका कमरा, आप पी सकते हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे आप बस स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए, तो वहाँ प्रतिबंध लगा होता है ना कि सिगरेट नहीं पीना है, यहाँ सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है। ठीक है, जो समाज के और राष्ट्र के हित के लिए हो। ठीक है, अब मान लो आप किसी को सिगरेट पीने की तलब लगी है, वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा, उसको निकोटीन का वो एडिक्शन है उसके अंदर, उसको सिगरेट पीने की लत लगी हुई है। लेकिन अब वहीं बगल में कोई टीबी का पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है। ठीक है, तो उसको सिगरेट ऑलरेडी, उसका फेफड़ा ख़त्म हो गया है, उसका फेफड़ा ऑलरेडी ख़त्म है, और जो है आप सिगरेट पियेंगे तो उसको वैसे ही हेल्थ का नुकसान होगा। तो वही कह रहा है कि समाज में कुछ प्रतिबंधों का मतलब लगाना जरूरी है। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता केवल एक पहलू है। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, सामुदायिक और राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। ये कहने का मतलब ये है, दूसरा पहलू ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कुंठा में फंसा हुआ है, कहीं कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसा हुआ है, या कोई व्यक्ति अपने आप को दबा हुआ है, तो उसके अंदर की भावनाओं को विकसित किया जाए। इनके कहने का मतलब ये है कि वह भी अपने स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता, क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, रचनाशीलता मतलब वही बात हो रही है जो पहले उसने कहा है। अगर एक शब्दों में इस बात को कहना हो तो इसके कहने का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब सीधी सी बात है संवर्धन करना। संवर्धन मतलब उसको एक फेवरेबल जोन, अनुकूल परिस्थितियां दिया जाए। ठीक है, यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है कि उसका संवर्धन करना, उसकी संवेदनशीलता को समझना, उसकी क्षमताओं का भरपूर विकास करने को बढ़ावा देना। किसमें? खेल में, विज्ञान में, कला में, संगीत में या संप्रेषण में। ठीक है, अन्वेषण में, किसी भी चीज़ में। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों की जांच के बीच में करने में समर्थ हो। देखिए ये लाइन आगे आ गई ना, स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित, संवर्धन मतलब फेवरेबल जोन, ठीक है, संवर्धन मतलब वही होता है फेवरेबल जोन, अनुकूल परिस्थितियां, न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत या प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी की व्यवस्था में लगाए जा रहे। सरकार की कोई न कोई ज़रूरत हो सकती है। ऐसी सरकारें लोकतंत्र हों तो राज्य में नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी जाती है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानताओं के कारण भी हो सकता है। ठीक है,
जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है। अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन है, ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाता है। ठीक है, देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो सामाजिक असमानता है, जहाँ पे जातिवादी जैसे जाति की व्यवस्था, जहाँ जाति व्यवस्था है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति अंकुश लग सकता है, दो कारण है। पहले तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जाति के अंतर्गत आता है तो उसमें एक तरीके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है छोटे जातियों के लोगों के अंदर जो होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये समाज में ये छोटे जाति का व्यक्ति है तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है। अरे वो तो बाबू साहब हैं, वो तो बाबा जी हैं, तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है। तो वो बात जो कह रही है ना ये लाइन वही कह रही है कि जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो कह रहे हैं, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण होता है। यानी कि एक व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत गरीब है ना, जो बहुत गरीब होता है वो वाकई में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मतलब अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे समाज में हम रह ही नहीं सकते जहाँ प्रतिबंध ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, उसको सिगरेट पीने का मन है तो कहेगा कि हमारा मन, हमारा पैसा, हमारा सिगरेट, हम जैसे मन करें वैसे पियेंगे। हमार अब दूसरा क्या, किसी को चलने का मन है, कोई गाड़ी चलाना चाहता है, कोई गाड़ी एकदम बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए लहराते हुए चल रहा है, कहेगा कि मेरा मन मेरी गाड़ी और मेरा रोड, मतलब सार्वजनिक रोड है, मैं जैसा चाहूँ वैसा चलूँगा, आपके घर आपके व्यक्तिगत रोड पे तो चल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो वो उनके कहने का मतलब ये है कि प्रतिबंधों का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रतिबंध, अभी आप देखिए निकल के आएगी, सारी बातें तथ्य निकल आएंगे। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है ही, अन्यथा समाज व्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि समाज व्यवस्था जो है वो गर्त में चला जाएगा, इसलिए प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। ठीक है, लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, समाज में असहमति उभरने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, असहमत उभरने के कारण हो सकते हैं, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों से पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म के लिए दिखाए जाने की असहमति जैसे कई मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा का नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी है। ठीक है, ज़रूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचारों का प्रयास थोपने का प्रयास न करें, तब हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ अपने साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीवन के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे समाज के निर्माण में के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम सबका विरोध करें, जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं, उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछनीय लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समाज के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, फिर सीधी सी बात है कि हो सकता है कि एक समाज ऐसा हो जो वर्चस्ववादी समाज हो, और वह चाह रहा है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो, तो वहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति के
जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसकी स्वतंत्रता के हनन को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता और औचित्यपूर्ण यह कह सकता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र का कार्य ऐसे हैं जिससे हमारी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ विचार हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ विचार हैं स्वतंत्रता के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या हैं हम यह लोग जानते हैं। यदि हम विचारों की क्रांति लाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता में मेरा आशय ऐसा सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, और अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, तथा सभी लोग तथा सभी वर्ग की हो। ठीक है। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोध और सामाजिक असमानता का अंत, सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। ठीक है। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बढ़िया बात कही है। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर के छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, कि इनके कहने का मतलब आप लोगों ने तो समझा ही होगा। सर्वांगीण स्वतंत्रता वह है जो समाज में अमीर गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, सभी लोग सभी वर्गों की हो। ठीक है। मतलब इतना बढ़िया बात कहा है इन्होंने। ठीक है, कि सबसे पहले अपने विचारों में क्रांति लाने के लिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे जीवन को पूरे उमंग से भर दे। ठीक है। जैसे आज कलाम साहब के आज जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब है ना, वो बहुत सारे बच्चों के कहीं ना कहीं एक आदर्श रहे हैं, आइडियल रहे हैं। लोग मानते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि पहले आपको एक आइडियल फिक्स होना चाहिए कि मैं ऐसे व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूँ। वही आदर्श व्यक्ति का स्वरूप, मूर्ति स्वरूप आपके जीवन में छलकना चाहिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग हानि के सिद्धांत के बारे में कि हानि के सिद्धांत क्या है। ठीक है। संतोषजनक जवाब ये होना चाहिए प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उससे जुड़े मुद्दों के बारे में हम लोग जानते हैं। एक मुद्दे पे ऐसा जिसे जॉर्ज के निबंध बहुत प्रभावकारी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत के हानि के सिद्धांत के बारे में कहते हैं। सिद्धांत किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता के कारण सामूहिक रूप से अपेक्षित करने का इकलौता लक्ष्य है। ठीक है। लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के लिए सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एक ऐसा उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद के सामने रखा कि स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताया। स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य हैं जिनके प्रभाव में केवल इन व्यक्तियों को करने के वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबद्ध कार्य वो हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप नहीं करने की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है और इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन करेगा, या इसमें अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इसका आपको क्या मतलब है।
ठीक है। इनके विपरीत किसी कार्य को जो दूसरे पर असर डालते हैं, जिनसे काफ़ी लोगों की कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में पर संबद्ध कार्य वे संबद्ध कार्य हैं जिनके बारे में कहा गया कि तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है, तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को होना चाहिए और मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने में रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है। इनके कहने का मतलब ये है ना, आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक आप स्वतंत्र हैं जहाँ तक आपकी स्वतंत्रता से किसी को परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर इन सारी बातों का एक निचोड़ कर रखा जाए आपके सामने, तो इनके कहने का मतलब ये है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक आप स्वतंत्र हैं, आपकी स्वतंत्रता की सीमा वहाँ तक है जहाँ तक किसी व्यक्ति को आपकी स्वतंत्रता से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसे ही किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लीजिए कि अब उस पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ये कि वहाँ पर राज्य उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है, वहाँ पर राज्य के प्रतिबंधों की आवागमन की कुछ रोक टोक लगाई जा सकती है। इनके कहने का मतलब ये है, चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी आज़ादी में मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ये मेरा जो चॉइस है ना, ये मेरी आज़ादी है। तो गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वही कह रहे हैं कि किसी खास प्रतिबंध पर ही आप लगा सकते हैं, किसी खास स्थिति पर ही, ठीक है, लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल जो है छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत के तहत केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के लिए सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ से संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना काफ़ी बाकी लोगों के लिए बातचीत करने, सोने और उनके संगीत सुनने को रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमतियाँ दर्शाना काफ़ी होगा। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर कानूनी शक्ति के प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वो निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ा असुविधा सहनी चाहिए। ठीक है, देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपको रात में 2 बजे के आसपास, या मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी के सबसे टॉप फ्लोर पे आप डीजे लगा दिए और धमाकेदार डीजे बजा के आप लोग शोर मचा करके कोई पार्टी कर रहे हैं, तो और भी कॉलोनी के जो लोग हैं ना, उनको अगर आपके पार्टी मचाने से बहुत चिढ़ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो वो लोग अगर कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि सर हमको परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे कुछ मतलब सरकारी प्राविधान है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, बट अगर वहाँ पे सामाजिक असहमतियाँ नहीं हो रही हैं, मतलब आप जिस गांव में या आप जिस कॉलोनी में बजा रहे हो, उस कॉलोनी के लोग आपके जन के समर्थन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं, जन समर्थन में विरोध हो रहा है आपका कि डीजे नहीं बजना चाहिए, तो उस पर प्रक्रिया पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है। लोगों की विधिवत जीवन शैली विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, वही बात जो मैंने कहा आपसे कि लोगों की विविध जीवन शैलियाँ हैं, विविध दृष्टिकोण है, यानी कि अलग अलग सोचने का तरीका है। ठीक है, अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि दूसरों को नुकसान न पहुंचने लगे। मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक आपकी स्वतंत्रता से किसी सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, यही बात वो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाल सके, उनके प्रति नफरत या जहर फैलाए, घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रतिबंध इतने बड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए जिसने जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हमें उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के लिए उसके अधिकार को कटौती की जा सकती है। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना, अगर किसी ने जातिवादी हिंसा भी कभी फैलाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको किसी एक समुदाय में या किसी उस एरिया में जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वीज़ा बैन हो जाता है, या फिर जैसे जाकिर हुसैन इंडिया में नहीं आ सकते, इनका वीज़ा बैन है। या मोदी जी जब एक टाइम था कि अमेरिका नहीं जा सकते थे, गोधरा कांड के बाद में उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था। तो ऐसे ही होता है कि मतलब जब जातिवादी हिंसा के तहत अगर कहीं बात होती है तो लगता है कि यार इस व्यक्ति को, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको आजीवन कारावास हो जाए, बट ये हो सकता है कि उनका एक जैसे वीज़ा बैन कर दिया गया, उनको किसी विशेष स्थान पे आवागमन को रोक टोक लगाई जाती है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि संवैधानिक चर्चाओं के में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि सामूहिक हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंध न हो तो न ही असंतुलन, क्योंकि यह समाज की स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर प्रभाव डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित होने देना चाहिए, क्योंकि आदत तो स्वतंत्रता के खतरे में डाल सकती है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। अब देखिए, यहाँ पे परिधानों पर प्रतिबंध का मुद्दा है, जिसमें लिखा हुआ है, यदि हम परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो नीचे दिए गए स्थितियों में किसी एक तरह से खास तरह के परिधान का प्रतिबंध लगाया गया है। माओ में शासनकाल में चीन के सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि यह समानता की अभिव्यक्ति है, कि मतलब माओ के जब शासन थे, चीन में जब माओ शासन था, माओवादियों का जो शासन था, तो उसमें माओ का जो शासन था उसमें वो एक विशेष तरह का सूट बनवा दिया था, जिसको सबको पहनना लागू कर दिया था। वो कहता था कि ये सभी लोग जब समान होंगे तो अच्छा लगेगा, ये समानता का परिचायक है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जो पहनना चाहते हो वही सबको पहना के रखो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया, क्योंकि उसका पहनावा उसके पहनावे के खिलाफ माना जाता है गया, जो महिलाओं के लिए तय किया गया था। मतलब एक मौलवी साहब ने सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया था, क्योंकि वो टेनिस का जो अपना ड्रेस होता है ना, छोटा छोटा ड्रेस होता है, उसको वो पहन करके टेनिस खेल रही थी। जबकि मतलब इस्लाम धर्म में आपने देखा होगा कि बुर्का पहनने का प्रावधान है। तो वही कह रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप फतवा जारी कर दिए। तो फिर देखिए, क्रिकेट के टेस्ट मैच में यह ज़रूरी है कि खिलाड़ी सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने। ठीक है, निर्धारित वेशभूषा में रहना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना, आप सामाजिक पृष्ठभूमि में चाहे जो भी आपका परिधान है वो पहनिए आप। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि में आपका जो मतलब परिधान है आप उसको पहन सकते हैं। जैसे पंजाब वाले जो है, पंजाब वालों का अलग ड्रेस होता है, उनका अपना पगड़ी होता है। ठीक है, पंजाबी लोग, सिख लोग अपना पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, ऐसे ही हिंदू लोग अपना टीका लगाते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं। मुस्लिम लोग अपना बुर्का पहनते हैं। ठीक है, सलवार कमीज पहनते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप सामाजिक रूप में रहेंगे तो आपका परिधान आप निश्चित कर सकते हैं, लेकिन आप उस परिधान को सबके ऊपर नहीं थोप सकते हैं कि सारी की सारी महिलाएं चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके सबको बुर्का ही पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है चल रही कि परिधान पे किसी का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके कहने का मतलब ये है ना कि मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है या केवल कुछ में। यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का मामला कब बन जाता है? प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है? धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई क्या पहने? क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के पहनावे के नियम तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (आईसीसी) का उपयुक्त संस्था है? क्या प्रतिबंध आयोजित करना न्यायपूर्ण होता है?
क्या यह कई तरीके से व्यक्तियों की अभिव्यक्ति को कम करते हैं? आरोप को स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं? क्या माओकालीन चीन में सभी लोगों के लिए एक जैसे कपड़े पहनने से समाज की गरीबी कम हो गई? क्या महिलाओं के ऐसे कपड़े न पहन सकने जिसमें वो पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाएं, तो क्या यह माना जाएगा कि खेल के सहभागिता से वंचित किया जा रही हैं? क्या खिलाड़ियों की रंगीन कपड़े पहनने तो क्या ऐसे खेल प्रभावित होगा? देखिए, इनके कहने का मतलब ये ना कि बाबू, अगर कोई मुस्लिम ही है, मतलब सानिया मिर्जा एक तरीके से मुस्लिम ही है, बट अगर वो बुर्का पहन करके टेनिस खेलेंगी तो खेल तो नहीं पाएंगी। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये है कि मतलब न पहन सके जिनसे वो पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए, तो क्या माना जाए कि वह खेल के सहभागिता से वंचित कर दी जाए? कि मतलब अगर सानिया मिर्जा अगर बुर्का नहीं पहन रही है तो उनको खेल ही नहीं खेलने दिया जाएगा? यही वही कर रहा है, ये सवाल यही उठ रही है, ये लाइन वही कह रही है। ठीक है, न ही असंतुलन, क्योंकि क्योंकि तब तक समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा, तो हमें प्रतिबंधों की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आदत को स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बारे में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसके ये कुछ पहलू की बात कर रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो इस अध्याय में पहले हमें स्वतंत्रता के दो आयाम पर चर्चा करेंगे। बाहरी प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र में पहचानने और बनाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिसे वह जो बनना या करना चाहे हो सके या कर सके। वह क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। वह छोटा सा पवित्र क्षेत्र होगा जिसमें कुछ भी करे लेकिन उसे हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से आबंधित रूप से व्यवहार कर सके। एक क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है कि जो अनुल्लंघनीय हो। ठीक है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा की कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरों को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल या मैदान या कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों को पहचानने या चयन में ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघु क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह चयन है कि कोई बाहरी सत्ता के दखल नहीं दे सकती। ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसीआई और बीसीसीआई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वामी स्वतंत्र है, जिसमें स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, और इसके उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार से व्याख्या जुड़ा हुआ है। इस तर्क से सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श में एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी और इन विचारकों की प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है कि इस परंपरा का व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। ठीक है, इनका कह रहा है कि इनका सारा संबंध जो है समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों की तरह है सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के कम से कम अवरोध हो। वही बात फिर आ रही है कि कुछ भी किया जाए लेकिन इतनी भी मतलब प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति का विकास ही रुक जाए, वह व्यक्ति कुंठा में चला जाए। इनके कहने का मतलब ये है कि इतनी ही प्रतिबद्धता लगाई जाने जरूरी है जितना उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कि उसका विकास ही अवरुद्ध हो जाए। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की
सूरज की रोशनी पर्याप्त हो, पर्याप्त पानी हो या नियमित देखभाल हो तो वह खिल पाता है। ठीक है, अब फिर वही बात ये कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियाँ। ठीक है, व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ होती है, सूरज की भरपूर रोशनी होती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त पानी होता है, नियमित देखभाल होती है, तो वह खिल जाता है। इसके मतलब क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की भी हमको संवर्धन करने की ज़रूरत है। इनके कहने का मतलब यही है कि ये फिर वहीं पहुंच रहे हैं। कहाँ पे? जो मैंने लाइन अभी आपको पहले पढ़ाया ना कि किसी भी व्यक्ति को जो जातिवादी राजनीति है उन सारी चीज़ों से संवर्धन और संरक्षण करने की ज़रूरत है, वही बात ये करना है। ठीक है, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनैतिक और सामाजिक जगत में समर्थनकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे बनने वाले कानून में उसकी इच्छा की झलक हो। कम से कम अपनी प्राथमिकताओं को उसका ध्यान में लिया जाए। मतलब सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक से विकास के लिए, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, जो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि व्यक्ति को इतना ज़्यादा रुग्ण मत करिए कि उसका विकास ही रुक जाए, और व्यक्ति गरीब या बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो, उसका भी कुछ संवर्धन किया जाए कि जो गरीब व्यक्ति है उसका भी कुछ सपोर्ट किया जाए कि वो भी उठ करके निचले तबके से उठ करके ऊंचले तबके में आए। ठीक है, सब समाज के सबसे निचले स्तर पे जो व्यक्ति है ना, वो भी धीरे धीरे उसका विकास हो। इनके कहने का मतलब ये है। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। ठीक है, हालांकि ऐसा करने से समाज में अस्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सरकार स्वतंत्रता के तर्क का सहारा लेकर अपने शासन का न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इन लाइनों में वैसा कुछ है नहीं, आपको समझ में आया होगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। ठीक है, इसलिए वह समाज को ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। ठीक है, वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि संवर्धन करने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति अगर समाज में है और वो समाज के सबसे निचले तबके में आता है तो उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है, जैसे जातिवादिता जो है गरीबी के बेस पे है या छुआछूत के बेस पे है, इन सारी चीज़ों पर उसका संरक्षण किया जाए कि व्यक्ति जो दबा कुचला ही दीनहीन मनोभाव में फंसा हुआ है ना, उसको निकाला जाए और वो भी ऊपर उठ करके आए। तो उसी को ये स्वतंत्रता की परिभाषा के अंतर्गत कुछ बता रहे हैं। अब देखिए, बात हो रही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, राइट टू एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से है। ठीक है, जुड़ा हुआ माना जाता है। J.S. मिल ने सबल तर्क रखे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा सा प्रसंग है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका में लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग का इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। ठीक है, कहते हैं किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लग जाती है। ठीक है, अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के
रूप में देखा जा सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में फर्क किया गया। हमें अपने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है। जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनके बचने के लिए समाज की कुछ असुविधा को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वातेतर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। तो देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि मतलब जो बात तुम कह रहे हो ना, कि मैं उस जो तुम कह रहे हो उस बात से मैं समर्थ नहीं हूँ। आप जो भी कहना चाह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं समर्थ नहीं हूँ, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैं तुम मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करता रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात को कोई कह रहा है कि मैं तुमको बोलने ही नहीं दूंगा, तो उस बात का मैं तुम्हारे कहने के अधिकार का मैं समर्थन करता रहूंगा, यानी कि बचाव करता रहूंगा। मैं जो तुम्हारे कहने की आज़ादी है ना, राइट टू स्पीक है, या राइट फ्रीडम जो है आपकी है, एक्सप्रेशन टू फ्रीडम है, मैं उसका संरक्षण करूंगा, मैं उसका जो है हमेशा बचाव करूंगा। इस व्यक्ति को स्वतंत्रता की हम इस व्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपो मेहता काशी की विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के कुछ एक फिल्म थी वाटर जिसका नाम था, कि मतलब उनके कहने का मतलब था ना, ये काशी में जो विधवाएं हैं उनकी स्थिति, ये विधवाओं की क्या है, वो बनाना चाह रही थी उस पर। लेकिन राजनीति के हिस्से द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि भारत के बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्हें यह भी लगता था कि फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इन फिल्मों को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ओब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड, सलमान रसूदी की द सेनाटिव द सेटा सेटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंध कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंध कर दिया गया। इस तरह से प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालिक साधन है, क्योंकि यह तात्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज की स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन इसका क्या मतलब है? प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए। आखिरकार फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हो सकते हैं कि किन स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी लगाए जाने चाहिए? ऐसे में जुड़ी दिलचस्पी बात की है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम कर रहा है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौता से बंधा होता है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू की राजघरानों में जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बॉन्डिंग होती है, पहले से ही उनके करार कर लिया जाता है कि आप कभी कोई फिल्म नहीं बनाओगे, आप कोई पुस्तक नहीं लिखोगे। ठीक है, लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। एक ऐसा व्यक्ति कोई राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार नहीं देगा, यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं देगा, लेख या पुस्तक नहीं लिखना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? ठीक है, अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं और हम विभिन्न परिस्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं। तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती पर इस प्रकार करते हैं कि इसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमें यह स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं
को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किसी स्थिति में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तब हम कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है, हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी की स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्ष लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सभी निर्णय लेने प्रतिबंध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांच करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतने की जरूरत है कि राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करने पालने पोषने की है। ठीक है, तो अभी ये हो गया, इतना हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता के बारे में। बाकी यहाँ कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति द्वारा विचारों और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक थे जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, और उन्होंने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं, भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया, वही हम लोग देखते हैं अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में। उनके चार कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनमें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज भी स्थितियों से गलत या भ्रामक रहे हैं। पहला कारण ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है, हमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर गलत विचारों को प्रतिबंध कर देंगे तो छुपे हुए सच्चाई का अंश जो है वो खो जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 लोगों को जो विचार सही नहीं लग रहा है उस विचार को ही ना उजागर किया जाए, उसको कहने ही ना दिया जाए। एक व्यक्ति जो कह रहा है, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति कह रहा है, भले ही छोटे समाज से कोई सही बात कह रहा है, तो उसको अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है उसकी बात में सच्चाई हो, फिर सच्चाई सामने नहीं आएगी। इनके कहने का मतलब ये है। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा हुआ है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। दो विचारों का आज गलत प्रतीत होता है, सही तरीके से विचार के उदय के बहुमूल्य हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है, शुरुआत में कोई विचार हो सकता है विरोधी लगे, आपको लगे कि ये सही नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है ऐसा हो सही हो। तीसरा विचार यह है कि संघर्ष केवल अतीत के मूल्यवान नहीं था। तीसरा विचार यह है कि केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय के साथ समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह विचारहीन और रूढ़ व्यक्ति में बदला जाए। जब हम इसे विरोधी विचारों के सामने रखते हैं, तभी हम इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। ठीक है, कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज गलत और दबाया जाता है, बाद में सत्य पाया जाता है। कुछ समाज के विचारों का दमन करते हैं जो आज उसके लिए स्वीकार नहीं है। ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान के में डाल सकते हैं। ठीक है, दमनकारी समाज में ऐसा संभावित ज्ञान के लाभों को वंचित रह सकते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बात कोई कह रहा है कि तो आप पूरी दुनिया उसको गलत मान रही है तो वो गलत ही हो सकता है वही बात सही हो, पूरी दुनिया गलत रही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है। तो ये अगर इसका उदाहरण समझना है तो गैलीलियो की बात, आप लोग थोड़ा सा गैलीलियो के बारे में पढ़ना। तो गैलीलियो गैलीली ने एक वैज्ञानिक था जो मतलब सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा और कमेंट दीजिएगा उसने क्या क्या कहा था। ठीक है, बाकी लास्ट में कुछ प्रश्नावली है, प्रश्नावली भी आप लोग दीजिए। स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या स्वतंत्रता के स्पष्टता से क्या लिख रहा है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कुछ संबंध है, स्वतंत्रता के नकारात्मक या सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, आपने पढ़ाई है। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशा है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आशय है, ठीक है, आवश्यक है कि ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि नागरिकों की स्वतंत्रता के बनाए रखने के राज्य की क्या भूमिका है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, मतलब अब आपकी राय में स्वतंत्रता के समुचित प्रतिबंध क्या क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।